हे स्वीट फैमिली, इस वीडियो में बात करते हैं मिस्ट्री गर्ल एपिसोड 9 के बारे में। तो पहला सीन ही बेकी का हाउस दिखाया जाता है, जहां पर स्टिंग आकर डोरबेल पे नॉक करता है। तभी बेकी की मॉम डोर ओपन करती है। उनके सामने स्टिंग खड़ा था। स्टिंग जैसे ही बेकी की मॉम को देखता है तो वो पूछता है, आंटी क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? तो बेकी की मॉम कहती है, ऑफकोर्स आ सकते हो। वो अंदर जाता है तो वो अंदर जाते ही देखता है बेकी और रिची भी लिविंग रूम में ही थे। जैसे ही वो दोनों स्टिंग को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं और अपने अपने बेडरूम में चले जाते हैं। तभी बेकी के डैड अपने बेडरूम से बाहर आते हैं और वो स्टिंग को देते हैं और उसके बच्चों के बिहेवियर को भी देखते हैं। वो स्टिंग से कहते हैं, सॉरी मेरे बच्चों के बिहेवियर के लिए। स्टिंग कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ। तभी बेकी के डैड कहते हैं, तुम फ्रेंड के हस्बैंड हो ना? बेकी की मॉम स्टिंग से पूछते हैं, तुम अकेले आई हो, फ्रेंड नहीं आई है? तभी बेकी के डैड कहते हैं, स्वीट हार्ट, हर जगह अपने वाइफ को ले जाना आसान नहीं होता है, लेकिन स्टिंग ये बात याद रखना, अगर तुम कहीं भी जाते हो और अगर अपने वाइफ को लेके नहीं जाते हो तो वाइफ बुरा मान जाती है। तभी स्टिंग कहता है, दरअसल मुझे आप दोनों से कुछ कहना है। तभी बेकी की मॉम कहती हैं, हाँ कहो ना। वो कहता है, ये बात फ्रेंड के बारे में है। दरअसल मैं और फ्रेंड हम हस्बैंड वाइफ नहीं हैं, हम दोनों मैरिड नहीं हैं। रिची अपने रूम से ये सारी बातें सुन रहा था, जिसके ही उसके कान में ये पड़ता है फ्रेंड और स्टिंग हस्बैंड वाइफ नहीं है। वो तुरंत ही अपने रूम से बाहर चला आता है और आते ही स्टिंग को हक कर लेता है और लाउडली कहता है, व्हाट, तुम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हो? ये क्या सच है? तभी स्टिंग कहता है, हाँ ये सच है, हम दोनों हस्बैंड वाइफ नहीं हैं। रिची कहता है, ये तो काफ़ी अच्छी बात है। बेकी के डैड कहते हैं, रिची कंट्रोल योर सेल्फ, चुपचाप वहाँ पर बैठ जाओ। तभी बेकी के डैड स्टिंग से कहते हैं, सॉरी मेरे बेटे के बिहेवियर के लिए। स्टिंग थोड़ी सी स्माइल करता है और कहता है, इट्स ओके अंकल। तभी बेकी के मॉम स्टिंग से पूछते हैं, लेकिन जब हम तुम दोनों से उस दिन मिले थे तुमने कहा था तुम दोनों हस्बैंड वाइफ हो और देखने से भी ऐसा ही लग रहा था। तभी स्टिंग कहता है, हाँ हमने कहा था, लेकिन ये सच नहीं है, हम दोनों सिर्फ नाटक ही कर रहे थे, हम दोनों एक दूसरे के साथ बस काम करते हैं। वो तो सिर्फ एक मिशन के लिए था, जहाँ पर मुझे और फ्रेंड को एक दूसरे के साथ हस्बैंड वाइफ होने का नाटक करना था। तभी रिची कहता है, कौन सा मिशन? स्टिंग कहता है, दरअसल मैं और फ्रेंड एक मिशन पे जा रहे थे और उस वक्त ये बात हम किसी को भी नहीं बता सकते थे, लेकिन अभी वो मिशन ख़त्म हो चुका है, इसीलिए ही मैं आप सबको ये सारी बातें बता रहा हूँ। अभी वो मिशन एंड हो चुका है और फ्रेंड। तभी बेकी की मॉम कहती है, फ्रेंड के बारे में क्या? क्या उसे कुछ हुआ है? तुम उसके बारे में क्या कहना चाहते हो? तभी स्टिंग कहता है, दरअसल फ्रेंड को बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और वो अभी कोमा में है। हम दोनों जब मिशन में थे और मिशन एंड ही होने वाला था, तभी कुछ टेररिस्ट ने फ्रेंड पर कुछ ज़्यादा ही हमला कर दिया, इसीलिए उसको बहुत ज़्यादा चोट लगी और वो अभी हॉस्पिटल में है, कोमा में है, उसकी हाल बहुत ज़्यादा ख़राब है। बस इसीलिए ही मैं यहाँ पर आया हूँ आप सबको इस बारे में बताने के लिए। तभी बेकी जैसे ही ये सुनती है वो अपने कमरे से बाहर चली आती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थी। वो आते ही स्टिंग की कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है, तुम्हारी वजह से ये सब हुआ है, अब बताओ उसका ये हाल कैसे हुआ? तभी स्टिंग थोड़ी सी शांत वॉइस में कहता है, आई एम सॉरी कि मैं अच्छी तरह से फ्रेंड का ख्याल नहीं रख पाया और मुझे पता है ये सारी फॉल्ट मेरी ही है, लेकिन प्लीज़ पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद ही तुम्हें जो भी करना है मेरे साथ कर लेना। तभी बेकी कहती है, यस ये सारी तुम्हारी ही फॉल्ट है, तुम्हारी ही वजह से फ्रेंड हॉस्पिटल में पहुंची है, अब बताओ उसकी हाल कैसी है? तभी स्टिंग कहता है, मेरी बात ध्यान से सुनो, वो अभी हॉस्पिटल में है और वो कोमा में है। दरअसल उसका जब थोड़ा सा होश था वो तुम्हारा नाम ही पुकार रही थी, इसीलिए मैंने सोचा मैं ये सारी बातें आकर तुम्हें बता दूं। प्लीज़ तुम हो सके तो अभी फ्रेंड के पास चलो। जैसे ही बेकी ये सुनती है उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो ऐसे ही भागने लगती है हॉस्पिटल की ओर। वो जूते भी नहीं पहनती है और ऐसे ही भागती है। पीछे से उसके मॉम डैड उसको बुलाने की कोशिश करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेकी बिल्कुल भी नहीं रुकती है और वैसे ही भाग रही थी और बेकी के मॉम डैड और स्टिंग भी उसके पीछे ही भाग रहे थे। रिची बाद में
कार ले आता है और अपने मॉम डैड को अपने कार में बिठा देता है। लेकिन बेकी बिल्कुल भी नहीं रुक रही थी, वो बस भागे ही जा रही थी। उसके पैर में चोट भी लग जाती है और वहाँ से खून भी निकलना शुरू होता है। लेकिन बेकी को कुछ भी नहीं पता चलता, वो सिर्फ फ्रेंड के बारे में ही सोच रही थी और ऐसे ही हॉस्पिटल की तरफ ही भाग रही थी। और आखिरकार वो हॉस्पिटल में पहुँच भी जाती है और जाते ही वो देखती है फ्रेंड अभी हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी हुई है और उसके पास ढेर सारी मशीनें लगी हुई है और फ्रेंड बिल्कुल भी हिलडुल नहीं रही थी। उसका हाल पूरी तरह से खराब था। बेकी डोर को ओपन करती है और अंदर आती है। वो आते ही देखती है फ्रेंड बेड पर बस पड़ी ही हुई है। वो बिल्कुल भी हिल नहीं रही है और मशीन से सिर्फ उसकी हार्ट बीट की साउंड आ रही है। बेकी उसकी ये हाल देखकर खुद को रोक नहीं पाती है और बहुत ज़्यादा रोने लगती है। उसको बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था। बेकी फ्रेंड के हाथ को पकड़ती है और उसको देख रही थी। वो फ्रेंड से कहती है, आई एम सॉरी फ्रेंड, आई एम सॉरी। ये सब कैसे हो गया? मैंने तुम्हारी बात सुना ही नहीं। मैंने तुम पर इस तरह से कैसे शक कर लिया? मैंने तुम्हें एक बार भी इस बारे में नहीं पूछा और तुम्हें गलत समझ लिया। फ्रेंड प्लीज़ उठ जाओ, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता हूँ। मैं इस दुनिया में तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा? प्लीज़ उठ जाओ, प्लीज़ फ्रेंड, प्लीज़। मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती हूँ, प्लीज़ उठ जाओ। फ्रेंड प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तुम चाहिए। मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती हूँ। आई लव यू सो मच, आई लव यू सो मच फ्रेंड, प्लीज़ कम बैक। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। तब तक बाहर बेकी की मॉम डैड और रिची भी वहाँ पर आ गए थे। बेकी की ये सारी बातें सुनकर बेकी के डैड और रिची पूरी तरह से शॉक्ड थे। लेकिन बेकी की मॉम को इतना ज़्यादा शॉक्ड महसूस नहीं हुआ क्योंकि उसे थोड़ा बहुत अंदाज़ा था, क्योंकि फ्रेंड और बेकी काफ़ी ज़्यादा क्लोज थे। वो कमरे के अंदर आते हैं लेकिन रिची और उसके डैड कमरे के अंदर नहीं आते हैं और वो जाकर बाहर बैठ जाते हैं। वो दोनों समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर हो क्या रहा है। तभी अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बेकी अपने मॉम को हग कर लेती है और वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। तभी बेकी की मॉम बेकी को संभालते हुए कहते हैं, बेकी प्लीज़ इतनी मत रो, फ्रेंड ठीक हो जाएगी, वो पूरी तरह से ठीक हो जाएगी और पहले तरह बन जाएगी, शांत हो जाओ। बेकी तब भी रोए ही जा रही थी। बेकी की मॉम उसको संभालने की कोशिश कर रही थी। बेकी की मॉम फ्रेंड को बहुत ज़्यादा समझाते हैं। आखिरकार बेकी थोड़ी सी समझती है और फ्रेंड के पास जाकर एक चेयर पे बैठ जाती है। वो बस फ्रेंड को ही देखे जा रही थी और उसके हाथ को होल्ड की हुई थी। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। ऐसे ही अगले दिन आ जाता है। बेकी वहाँ से उठ ही नहीं रही थी। बेकी के मॉम और डैड बेकी को बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम घर आओ और कुछ खा लो, अपना ख्याल रखो। लेकिन बेकी हॉस्पिटल से बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। वो बस फ्रेंड के पास ही रहना चाहती थी और फ्रेंड को अब भी होश नहीं आ रहा था। बेकी अपने मॉम डैड की भी बात बिल्कुल भी नहीं सुन रही थी और ऐसे ही 3 दिन बीत जाते हैं। अब बेकी की भी हालत ख़राब हो रही थी क्योंकि वो ना अच्छी तरह से खा रही थी और ना ही अच्छी तरह से सो रही थी और वो एक दिन बेहोश हो जाती है। उसको भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ता है। तभी उसको होश आती है तो बेकी की मॉम उसको समझाती है, अगर तुम अपना ख्याल नहीं रखोगे और अच्छे तरह से अपने बॉडी का केयर नहीं करोगे तो तुम फ्रेंड के ख्याल कैसे रखोगी। इसलिए बेकी अपने मॉम की बात मानती है और वो अपने बॉडी का ख्याल रखना शुरू करती है। लेकिन वो फ्रेंड को एक पल के लिए भी नहीं छोड़ रही थी। पर फ्रेंड को अब भी होश नहीं आ रहा था और बेकी का दिल बैठा ही जा रहा था, आखिर फ्रेंड को कब होश आएगा। क्योंकि बेकी को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। वो चाहती थी कि फ्रेंड बहुत जल्दी होश में आ जाए और उससे बात करना शुरू करे। और ऐसे ही 2 मंथ बीत जाते हैं। फ्रेंड की होश अब भी नहीं आ रही थी। बेकी उसको एक पल के लिए भी अकेले नहीं छोड़ रही थी। बेकी के डैड हॉस्पिटल में नहीं आ रहे थे। बस बेकी के मॉम ही हॉस्पिटल में आते थे और बेकी को खाना देते थे और उसका हालचाल पूछते थे और फ्रेंड को देखते थे और चले जाते थे। और इस बीच बेकी के डैड और रिची को ये बात बड़ी अच्छी तरह से पता चल जाता है। बेकी और फ्रेंड रिलेशनशिप में है और बेकी फ्रेंड को बहुत ज़्यादा लव करती है।
और इसीलिए ही वो उसको छोड़ नहीं पा रही थी। लेकिन ये बात बेकी के डैड को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे बेकी फ्रेंड के क्लोज रहे या फिर उन दोनों का कोई भी रिलेशन रहे, और रिची भी इस बात से बहुत ज़्यादा अपसेट था। पर बेकी को इन सारी बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। वो हमेशा फ्रेंड के साथ ही हॉस्पिटल में रहती थी, और स्टिंग भी कभी कभी फ्रेंड को आकर देख कर जाता था, क्योंकि वो फ्रेंड की काफ़ी अच्छा दोस्त है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन बेकी फ्रेंड के पास बैठकर एक बुक पढ़ रही थी, तभी फ्रेंड के हाथ थोड़ी सी हिलते हैं, तो बेकी को लगता है जैसे अभी फ्रेंड के होश आने वाली है। वो वहाँ से एकदम से उठती है और डॉक्टर के पास जाती है और डॉक्टर को बुला लाती है। जैसे ही डॉक्टर आता है तो वो भी फ्रेंड को अच्छी तरह से चेक करता है और कहता है लगता है फ्रेंड को बहुत जल्दी ही होश आ जाएगा। और ये सुनते ही बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। कुछ दिन बाद बेकी एक दिन लैपटॉप पर काम कर रही थी, तभी फ्रेंड की आँख खुलती है। वो आँख खुलते ही देखती है बेकी उसके सामने ही बैठी है। वो ये देखकर ही हैप्पी हो जाती है, और बेकी भी देखती है फ्रेंड ने अपने आँखें खोला है। वो जैसे ही ये देखती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो जाकर फ्रेंड के फोrehead पर एक किस करती है और बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। वो जाकर डॉक्टर को बुला लाती है, तो डॉक्टर आकर कहते हैं अब फ्रेंड पूरी तरह से ठीक है और धीरे धीरे अब उसकी बॉडी भी पूरी तरह से रिकवर कर जाएगी। ये सुनते ही बेकी बहुत ज़्यादा हैप्पी थी और फ्रेंड भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थे, क्योंकि उसके पास अभी बेकी है। उसको कोई भी नहीं चाहिए, सिर्फ बेकी ही चाहिए। बेकी अपने मॉम को भी फ़ोन करके ये बता देती है फ्रेंड को अब पूरी तरह से होश आ चुका है। बेकी के मॉम हॉस्पिटल में देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसके डैड नहीं आते हैं। फ्रेंड को देखते ही बेकी की मॉम काफ़ी ज़्यादा हैप्पी होती है। वो उसे हग कर लेती है और उसके फोrehead पर एक किस करती है, और उसको देखकर ही वो कहती है तुम अब पूरी तरह से ठीक हो गई हो, ये देखकर मैं बहुत खुश हूँ। फ्रेंड भी उनको देखकर स्माइल करती है। बेकी की मॉम कहती हैं जब तक तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती हो तब तक तुम हमारे हाउस में ही रहोगी। फ्रेंड भी इस बात से राज़ी हो जाती है, और ये बात सुनकर बेकी भी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी थी। कुछ देर बाद बेकी की मॉम हॉस्पिटल से चली जाती हैं। हॉस्पिटल के बेडरूम में फ्रेंड और बेकी दोनों अकेले ही थी। बेकी फ्रेंड को थोड़ी सी पानी पिलाती है। फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और बेकी से पूछती है मैं जब से हॉस्पिटल में हूँ तब से तुम यहाँ पर हो ना? बेकी कहती है हाँ मैं तब से हूँ। फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करती है और कहती है क्या तुम मुझसे इतनी ज़्यादा लव करती हो? बेकी कहती है हाँ मैं तुमसे बहुत ज़्यादा लव करती हूँ, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती हूँ। तुम्हें ये बात पता है, मैं तुमसे दूर रह ही नहीं सकती। फ्रेंड कहती है हाँ पहले थोड़ा सा पता था, लेकिन अब पूरी तरह से पता चल गया है कि तुम मुझसे कितनी ज़्यादा लव करती हो। बेकी कहती है हाँ ये तो सच है, मैं कभी दिखाती नहीं थी, लेकिन तुम्हारे बिना मैं रह तो नहीं सकती हूँ। वो यही कहकर फ्रेंड के फोrehead पर एक किस करती है। फ्रेंड कहती है सिर्फ यहाँ पर ही किस करोगी, और यहाँ वो अपने लिप को टच करते हुए कहती है। बेकी जैसे ही ये सुनती है फ्रेंड को लिप पर एक किस करती है। फ्रेंड उसको पैशनेट किस करना शुरू करती है। तभी बेकी फ्रेंड को थोड़ी सी पुश करती है और कहती है अभी तुम पूरी तरह से ठीक नहीं हो, पहले पूरी तरह से ठीक हो जाओ, उसके बाद ही ये सब करेंगे, ठीक है? फ्रेंड थोड़ी सी स्माइल करते हैं और कहते हैं ओके ठीक है। कुछ दिन बाद उसे डिस्चार्ज भी मिल जाती है। बेकी फ्रेंड को ले जाकर अपने हाउस में जाती है। बेकी फ्रेंड को अपने बेडरूम में ही रख रही थी और वो दोनों एक ही बेडरूम में सो रहे थे। फ्रेंड ये नोटिस करती है बेकी की मॉम नॉर्मल बिहेव कर रही थी, लेकिन बेकी के डैड और रिची थोड़ी सी अलग बिहेव कर रहे थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे बेकी के डैड और रिची उससे ना अच्छी तरह से बात करते हैं और ना ही अच्छी तरह से बिहेव करते हैं, और ये बात फ्रेंड को बहुत ज़्यादा वियर्ड लग रही थी। वो एक दिन बेकी से पूछती है बेकी आखिर डैड और रिची को क्या हुआ है, वो दोनों मुझसे अच्छी तरह से बात क्यों नहीं करते हैं? बेकी फ्रेंड से कहती है दरअसल सबको हम दोनों के रिलेशन के बारे में अब पता चल चुका है। मेरे मॉम को इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डैड को और रिची को इस बात से प्रॉब्लम है। वो नहीं चाहते हैं कि हम दोनों रिलेशन में रहे या फिर तुम मेरी पार्टनर बन के रहो। डैड तो बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं और रिची को भी बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है, लेकिन मुझे इस सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तुमसे लव करती थी और करती हूँ और हमेशा करूँगी। फ्रेंड पूछती है ये बात उन्हें कब पता चली?
बेकी कहती है, जब तुम हॉस्पिटल में थे स्टिंग यहाँ पर आया था और हम सबको बुला के लेके गया था। हॉस्पिटल पहुँचते ही मैंने जो भी तुम्हें कहा मेरे डैड ने सब कुछ सुन लिया और तभी से ही उनको पता है कि मैं तुमसे लव करती हूँ और ये बात उनको पसंद नहीं है। वो बिल्कुल भी ये बात नहीं चाहते हैं कि उनकी डॉटर एक लेस्बियन हो या फिर एक लड़की होकर एक लड़की को ही डेट करे और उसको पार्टनर बनाए। लेकिन मुझे इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तुम्हें ऑलवेज़ लव करूँगी। फ्रेंड कहती है, बट विकी वो तुम्हारे डैड हैं। तभी विकी कहती है, तो तुम क्या चाहती हो? मेरे डैड ये बात पसंद नहीं करते हैं तो क्या मैं तुम्हें छोड़ दूँ? फ्रेंड कहती है, नहीं मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। तभी विकी कहती है, तो फिर तुम क्या कहने की कोशिश कर रही हो? देखो चाहे कोई भी कुछ भी कहे या फिर वो मेरे डैड भी क्यों ना हो, लेकिन मैं तुम्हें लव करना नहीं छोड़ सकती हूँ। अगर वो कुछ ज़्यादा कहेंगे मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हाउस में चली जाऊँगी और तुम्हारे साथ रहूँगी। फ्रेंड कहती है, विकी इस तरह की बात मत करो। विकी कहती है, तुम देख रही हो ना मेरे डैड किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तुमसे अच्छी तरह से बात तक नहीं करते हैं और ये बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हम यहाँ से चले जाएंगे और तुम्हारे घर ही रहेंगे। कुछ दिन बाद फ्रेंड भी ये डिसाइड कर लेती है कि वो अब बेकी के हाउस में नहीं रहेगी और अपने घर चली जाएगी, क्योंकि बेकी के डैड और रिची उससे अच्छी तरह से बात तक नहीं करते हैं और काफ़ी वियर्ड तरीके से बिहेव करते हैं। और बेकी ने भी ये डिसाइड कर लिया कि वो फ्रेंड के साथ ही जाएगी। फ्रेंड बेकी को काफ़ी समझाने की कोशिश करती है कि वो उसके साथ उसके हाउस ना जाए और अपने हाउस में ही अपने मॉम डैड के साथ रहे, लेकिन बेकी ये बात बिल्कुल भी नहीं सुनती और फ्रेंड के साथ उसके हाउस में चली जाती है। और ऐसे ही दिन बीत रहे थे। फ्रेंड बेकी को समझाने की कोशिश कर रही थी कि वो अपने घर वापस लौट जाए, लेकिन बेकी बिल्कुल भी ये बात नहीं सुन रही थी। वो सिर्फ एक ही बात बोल रही थी, चाहे कोई कुछ भी कहे मैं तुम्हें लव करना नहीं छोड़ सकती हूँ और तुम्हें इस तरह से अकेले छोड़ के कहीं भी नहीं जाने वाली हूँ। इस बात को मेरे डैड को और ऋषि को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये एपिसोड यहीं पर ही एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और एक बात, ये जो स्टोरी है ये काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट स्टोरी है, मतलब कि इसके और सिर्फ 2 ही एपिसोड बाकी हैं, 10 और 11। मुझे पता है ये स्टोरी काफ़ी शॉर्ट लगी होगी आपको, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये बस छोटी सी ही स्टोरी है, लेकिन मैं बहुत जल्द और एक स्टोरी भी लाऊंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए, कोई नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, थैंक यू।